इजराइल और ईरान के बीच इन दिनों भीषण युद्ध चल रहा है और इस युद्ध का असर कई मुल्कों पर देखने को मिल रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सब के बीच में विपक्ष खुलकर मोदी सरकार को घेर रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे इतना क्यों झुक रहे हैं। एप्स्टीन फाइल का हाल ही में जिक्र हुआ था, उसके बाद से सरकार की जो लचर व्यवस्था देखने को मिली, इस पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। इसमें हरदीप पुरी का नाम भी शामिल था। ये हरदीप पुरी जो इस वक्त पेट्रोलियम मिनिस्टर है, इस पर भारतीय जनता पार्टी चुप है। मोदी सरकार का जिस तरीके से रवैया ट्रंप को लेकर है और ईरान के साथ जो लगातार रिश्ते खराब पर खराब हो रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि ये किस तरीके की पॉलिसी को अपना रहे हैं। और आज मैं बात करूंगा कि जो विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी ट्रंप के आगे झुक गए, एक वक्त में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस किस तरीके से अमेरिका के आगे झुकी थी, ये निशिकांत दुबे ने संसद में खुलकर कहा। और नेहरू को लेकर जो उन्होंने कहा है, वो भी अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। हम सब विस्तार से आज इस पर बात करेंगे, तमाम रिपोर्ट्स को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे खास मेहमान अमन सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। सर, ईरान और इजराइल का जो युद्ध है उसकी चिंगारी भारत में भी अब देखने को मिल रही है। ईरान इजराइल युद्ध का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। लगातार कच्चे तेल के जो दाम हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है, कमी भी देखने को मिल रही है। गैस सिलेंडर के दामों में लगातार इजाफा हुआ है, स्टॉक में कमी देखने को मिल रही है। और विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार कर क्या रही है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सरकार की जो विदेश नीति है वो बहुत बड़े हद तक फेल साबित हुई है, क्योंकि मोदी जी का कितना याराना ट्रंप के साथ है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन मोदी और ट्रंप का याराना देश को बर्बाद कर रहा है। इसको सर कैसे आप देखिए राहुल जी, महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है। विषय भी महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है क्योंकि देखिए देश के 140 करोड़ लोगों से ये जुड़ा हुआ मामला नजर आता है। क्योंकि जब ये युद्ध हुआ था उस वक्त भी कहा जा रहा था कि क्या इसकी चिंगारी या असर भारत में भी महसूस की जा सकती है। तब कह सकते हैं सरकार की तरफ से कहा गया था कि भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, हमारे पास इतने दिनों का स्टॉक है, हम तब तक जो है सर्वाइव कर सकते हैं, कोई हमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन देखिए युद्ध के 8-10 दिन के बाद ही आप देखेंगे कि हमारे तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर के लेते परेशानी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, महंगाई अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पहले कहा गया कि भाई हमारे पास जो एलपीजी सिलेंडर का जो स्टॉक है या जो गैस है हमारे पास भरपूर मात्रा में है, लेकिन आप देखेंगे कि पहले उस पर 60 रुपये जो घरेलू है और जो कमर्शियल है उस पर 115 रुपये बढ़ा दिए गए। तो उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से कल परसों से लगातार जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके ऊपर कई जगह पर न सिर्फ अवरोध उत्पन्न हो रहा है बल्कि कई होटल जो है बंद होने की कगार पे आ गए हैं। वही घरेलू सिलेंडर की बात की जाए तो कई जगह बुकिंग नहीं हो रही, तो कई जगह कई दिनों के बाद की डिलीवरी का टाइम दिया जा रहा है। तो ये तमाम जो बातें क्या आने वाले दिनों में और बड़ा और भयावह रूप लेती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों को छोड़कर यहाँ अगर संसद की बात की जाए तो निशिकांत दुबे नेहरू जी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, तमाम तरह की ऐसी लांछन लगाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, जो कह सकते हैं कि उनके जो है दुनिया से गए हुए इतने साल अरसा हो गया, लेकिन आज भी जो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं सिर्फ उनको नेहरू ही नजर आते हैं। आप देखेंगे किस तरह की बातें और किस तरह के जो उनके सुर हैं, जो उनकी बातें हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत गंभीर चीज़ों का जिक्र इसलिए हो जाता है क्योंकि नेहरू के ऊपर सीधे तौर पर उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं कि कई बार वो कमरे में बंद होते हैं किसी महिला का मित्र के साथ में और तमाम तरह की बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे वक्त में जब देश में इतना संकट दिखाई पड़ रहा है, लोग अब जो है कहीं ना कहीं सोच में और कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य को देखते हुए यानी कि युद्ध की जो संभावना अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और ऐसे में जब गैस को लेकर किल्लत बढ़ रही है, गैस सिलेंडर को लेकर किल्लत बढ़ रही है, तो तमाम जो लोग हैं उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। और यहाँ पर सरकार को क्या करना चाहिए कि एक पहले से ही पुख्ता इंतजाम करके रखना चाहिए, तमाम बातचीत करके रखनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नींद से जागते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तमाम जो सवाल हैं इन पे बचने के लिए नेहरू के साथ में चाहे एडमिना का नाम का जोड़ दीजिए, चाहे कुछ और नाम जोड़ दीजिए, लेकिन बीजेपी के जो
सांसद निशिकांत दुबे यही करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, और देखिए सर ने बारीकी से इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है और अब मैं थोड़ा सा इस चर्चा पर आगे बढ़ूंगा और देखिए मैं जिक्र एक किताब का करूंगा। ये किताब हाथ में ले रखे थे जो निशिकांत दुबे है, और इस किताब में जो लिखा था ना, उसे जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो ये जो विपक्ष के सांसद थे ये सर पकड़ कर बैठ गए। ये इन्हें देखकर ऐसे लगने लगा कि ये लोग सदमे में। देखिए निशिकांत दुबे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जब नेहरू जी का उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया, देखिए जब महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, जब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद पूरा देश जो है वो गम में डूबा हुआ था, गमगीन था। लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री की अगर मैं बात कर रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि नेहरू जी एक अलग ही दिशा में चल रहे थे। और जो निशिकांत दुबे हैं, निशिकांत दुबे के हाथ में जो पुस्तक है, देखिए इसमें उन्होंने क्या बोला, जो एडमिना माउंटबेटन की जो बेटी हैं, उन्होंने उस पुस्तक में नेहरू जी और उनके साथ जो उनकी महिला मित्र थी उनका जो खुलासा किया। जब वो बोलना उन्होंने शुरू किया तो हर कोई हैरान हो गया कि देश में इतनी बड़ी घटना घटी थी और नेहरू जी क्या कर रहे थे। पहले तो ये आप सुनिए। बड़ा पीड़ा हुआ, स्वाभाविक है पीड़ा हो गया। इसीलिए पीड़ा हुआ कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी नेहरू परिवार के यहां सदस्य यहां बैठते हैं, आपको बड़ा पीड़ा हुआ। मौत का सौदागर प्रधानमंत्री हत्यारा है, चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, डकैत है, देश को बेच दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन इतनी बातें बोलता रहा, आपको शर्म नहीं आती है? यदि नरेंद्र मोदी को कोई बच्चा नहीं है तो क्या उनको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इस देश के प्रधानमंत्री हैं। एक नहीं 1000 बार यदि बोलना पड़ेगा तो हम बोलेंगे। और मैंने क्या कहा सर? मौत का सौदागर सोनिया जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, हत्यारा उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है। क्या बात कर रहे हो? और मैंने तो किताब कोट किया सर, और आज भी किताब लेकर आया हूं। ये एडविना माउंटबेटन की बेटी है सर। वो कहती है कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई 30 जनवरी 1948 को, और उसके बाद जो है गम मनाने के बदले नेहरू एडविना माउंटबेटन के साथ एक कमरे में अलग से बंद थे और फादर ने और उसने जो है, मैं तो किताब कोट कर रहा हूं। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रिश्तेदार होंगे, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री को कोट करने का अधिकार, उनके गलतियों को बताने का अधिकार मेरा है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। आपकी कोई यूएसपी नहीं है। 47 से लेकर 52 तक वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। और हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे सर। अंबेडकर साहब, जिनको कि कांग्रेस ने हराने का काम किया, वो भी लॉ मिनिस्टर थे सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि अमेरिका से पैसा लेकर अपने नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया, बांडुंग सम्मेलन 1959 से लेकर 1960 तक किया, यदि CIA के इस कागज में लिखा हुआ है तो मैं नहीं बताऊंगा कि आप अमेरिका के दलाल थे। यदि अनटोल्ड स्टोरी जो जनरल कॉल ने की, जहां से जिस राज्य से आप आते हैं स्पीकर सर, कि 1962 में ऑल इंडिया रेडियो से नेहरू जी ने कह दिया कि असम चीन के कब्जे में चला गया। अनटोल्ड स्टोरी जो जनरल कॉल, जो उनके रिश्तेदार थे, 17 लोगों को बाईपास करके जिनको कि जनरल बनाया था, यदि वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर मैं लड़ाई लड़ रहा था, मतलब चाइना के साथ भारत नहीं लड़ रहा था, अमेरिका लड़ रहा था, यदि आप अमेरिका के गुलाम थे, मैं ये बात नहीं कहूंगा। अभी खुद वॉशिंगटन पोस्ट में सर 4 पेज का न्यूज छपा
कि 1962 में नंदा देवी में न्यूक्लियर डिवाइस लगाया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ ये अजय भट्ट बैठे हुए हैं, और जिसके कारण गंगा में जो वो न्यूक्लियर डिवाइस के कारण जो विकिरण हो रहा है, उसके कारण गंगा के क्षेत्र में जो कैंसर फैल रहा है, उसके कारण नेहरू हैं। क्या ये तो सुना आपने, ये हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और अब मैं भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर थोड़ा बात करूंगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारत का देखिए सबसे अच्छा जो मित्र है वो अभी तक कोई रहा है तो वो रशिया रहा है, क्योंकि रूस एक ऐसा देश है जिसने हर कदम पे भारत की मदद की है। 1962 का आप चाहे युद्ध ले लीजिए, 99 के युद्ध में, हमेशा जब युद्ध हुआ है उस युद्ध में रसिया ने हर तरह से भारत को मदद पहुंचाई है। और वैसे भी अगर मैं बात करूं तो कुछ समय पहले तक भारत रूस से तेल खरीद रहा था, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से साठगांठ की, उसके बाद रूस से तेल ना खरीदकर भारत सीधा अमेरिका से खरीदने लगा। इस पर सवाल खड़ा होने लगा कि भैया जो तेल हम ले रहे हैं वो पैसे देकर अभी तक ले रहे थे, रुपया देकर ले रहे थे, लेकिन अब जो अमेरिका से तेल लिया जाएगा वो तो डॉलर देकर लिया जाएगा, इससे डॉलर और मजबूत होगा। और ये भी कहा जा रहा है, लगातार मैं अगर बात करूं कई डिबेट में, कि जो एप्स्टीन फाइल का जिक्र हो रहा है, इसमें मोदी जी का जो नाम शामिल आ रहा है, इसके बाद आखिरकार क्यों ये डरे डरे नजर आ रहे हैं? हरदीप पुरी का नाम शामिल हो रहा है, ये डरे डरे क्यों नजर आ रहे हैं? और जो सवाल विपक्ष कर रहा उस पर निशिकांत दुबे ने कहा कि यही जब कांग्रेस की सरकार थी तो कैसे अमेरिका के साथ इनके ताल्लुकात थे। वॉशिंगटन डीसी में जो लेख लिखा है उस लेख के बारे में जिक्र कर रहे हैं, सुनिए। 1962 में यदि उड़ीसा का चरबटिया एयरपोर्ट आप अमेरिका को बेस यूज करने के लिए दे देते हैं, तो क्या अमेरिका की आप दलाली कर रहे थे? यह बात मैं नहीं कहूंगा, यह सब तो इतिहास है, मैं तो इतिहास की बात कर रहा हूं। इग्नोरेंट आदमी एरोगेंस का शिकार हो जाए तो हमारे हिंदी में एक कहावत है कि फटा पोस्टर निकला हीरो, फटा पोस्टर निकला हीरो। जब एक इग्नोरेंट आदमी एरोगेंस का शिकार हो जाए तो क्या होता है, वो लीडर ऑफ प्रोपगंडा होता है। और एलओपी के बारे में ये पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन है सर, कॉल एंड सगदर ने लिखा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा और लीडर ऑफ द अपोजिशन के क्या अधिकार होंगे। आज चिल्ला रहे हैं एलओपी को बोलने देते हो, एलओपी को नहीं बोलने देते हो। मैंने भी सोचा कि इसमें जायज है कि एलओपी को बोलने नहीं देते हो, संविधान में तो एलओपी लिखा ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में हुआ ही नहीं। 47 से लेके 77 तक सर एलओपी कौन होगा इस देश का? मतलब क्या उनकी मानसिकता थी, तानाशाही की मानसिकता थी कि 1947 से लेके 77 तक इस देश में एलओपी के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा, कैसे एलओपी का सिलेक्शन होगा, कौन एलओपी होगा, कुछ था ही नहीं। चर्चा करते हैं 69 में राम सुभाग सिंह बने, मैं उस पर भी गया सर कि 77 में 69 में क्या हो गया, राम सुभाग सिंह हो गए। इंदिरा जी ने अपनी पार्टी तोड़ दी, सिंडिकेट ने उनको पार्टी से निकाल दिया, कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति के नीलम संजीव रेड्डी जी हुए, इंदिरा जी ने अपना कैंडिडेट बीबी गिरी बना दिया, अंतरात्मा की आवाज पर वोट हो गया सर, और उस अंतरात्मा की आवाज में बीबी गिरी साहब जीत गए, कांग्रेस पार्टी 2 भाग में विभक्त हो गई। ऐसी सिचुएशन हो गई कि इस सरकार को गिरने के अलावा कोई उपाय नहीं था। तो शेखर गुप्ता एक बड़ी अच्छी किताब लिखते हैं, द लेफ्ट ओवर्स, कि कांग्रेस जब जब लेफ्ट होने की कोशिश करती है वो देश का कबाड़ा करती है और अपना कबाड़ा करती है। और उसने 1969 में अपनी सरकार बचाने के लिए लेफ्ट पार्टी का सहारा ले लिया। चूंकि कांग्रेस का जो दूसरा फैक्शन था, मतलब बाप बेटा पंच बरदा का दाम 5 आना जो हमारे यहाँ कहा जाता है, तो राम सुभाग सिंह जो कि 1962 से लेके 1969 तक किसी न किसी, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे वो इंदिरा जी हो, सभी के मंत्रिमंडल के वो सदस्य रहे सर। उनको उन्होंने कहा कि नहीं आप, अरे सबसे बड़ी पार्टी थे यार, आपको तो चलने ही नहीं देते,
लेकिन 77 में जब हमारी सरकार आई, कई एक लोग कहते हैं अरे आप तो 80 में आई, आपको पता ही नहीं है कि 77 में हमारी सरकार थी। जनता पार्टी में इस देश के लिए हमने विलय कर दिया, इमरजेंसी के खिलाफ हमने अपने आप को खोना। देश क्या होता है, देश के प्रति राष्ट्रभक्ति क्या होती है, ये आपको सुनना चाहिए। तो ये देखा आपने। असर एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जिस तरीके से ये बात तो सही है कि भारत की जो नजदीकियां हैं वो अमेरिका के साथ अचानक जिस तरीके से बढ़ी है, सर इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि इसका असर देश के अंदर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी तक अगर हम कच्चे तेलों की बात करें, तमाम चीज़ों की बात करें जो अभी तक आसानी से भारत में आ रही थी, लेकिन भारत के रिश्ते जिस तरीके से ईरान के साथ खराब हुए हैं, रसिया के साथ हम देख रहे हैं थोड़ा सा तालमेल गड़बड़ा रहा है, और भारत लगातार अमेरिका की तरफ झुकता चला जा रहा है। इसका असर कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है कि जब युद्ध शुरू हुआ था तब भी ये बात की आशंका कहीं ना कहीं थी कि क्या भारत में, क्योंकि ज़्यादातर कच्चा तेल कहें या जो एलपीजी सिलेंडर के लिए गैस है, वो सब एक तरीके से इन्हीं तमाम ईस्ट जो कह सकते हैं मिडिल ईस्ट के देश हैं, इन्हीं देशों से यहाँ पर आती हुई नजर आती है। लेकिन जिस तरह से युद्ध शुरू हुआ था तब भी आशंका थी कि क्या इसमें कोई बड़ी गिरावट या कमी देखने को मिल सकती है। उस वक्त भी सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब लगातार जिस तरह युद्ध आगे बढ़ रहा है उसको देखते हुए जो होर्मुज़ का जो रास्ता है उसको ब्लॉक किया गया, बंद किया गया। भारत में जो है इसकी वजह से जो कच्चा तेल आना चाहिए, जो गैस आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही। इसकी वजह से लगातार अब मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कच्चे तेल की जो दाम है वो भी लगातार आसमान हो सकता है छूते हुए नजर आ जाए। हालांकि लगातार बढ़ने की खबर आ रही है। वहीं एलपीजी सिलेंडर की बात की जाए तो वो तो अब तमाम तरीके से दिखाई पड़ रहा है, कालाबाजारी भी उसकी होती हुई दिखाई पड़ रही है। कई जगह पर लोगों को दोगुने दाम तक चुकाने पड़ रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा हुआ देखा जा रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही है उस पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सरकार अगर संसद की बात करें तो और तमाम मुद्दों पर बात कर रही है, लेकिन इन जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसके ऊपर बात ना करके, चाहे हम निशिकांत दुबे की बात कर लें कि जिस तरीके से वो अपने लहजे और बात को रखते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो ये बताता है कि वो शायद डाइवर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि इस मुद्दे पे सरकार को बात करना चाहिए, देश को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए कि भाई कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर गोलमोल बात करेंगे तो जाहिर बात है कि देश की जनता पर इसका निगेटिव प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक छोटी सी अफवाह भी कहने के बहुत बड़े रूप में बदल जाती है। अब लगातार सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए नजर आते हैं। लोग ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई गैस नहीं मिल पा रही प्रॉपर रूप से, एलपीजी तो जो सिलेंडर है उसमें किल्लत होती हुई नजर आती है, कमर्शियल जो सिलेंडर हैं वो रेस्टोरेंट को नहीं मिल रहे। तो दिक्कत तो कहीं ना कहीं बढ़ रही है और ऐसे में सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिनों में इसका भयानक रूप देखने को मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और वाकई देखना होगा कि जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है ये हफ्ते भर से ज्यादा का समय हो चुका है, और अगर ये युद्ध इसी तरीके से लंबा चला तो भारत पर और ज्यादा क्या इसका बुरा असर पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर असर पड़ रहा है और वो बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर सरकार कह रही है कि पर्याप्त मात्रा में चीजें मौजूद हैं, लेकिन उसका भी 75 दिन का कुछ स्टॉक है वो बताया जा रहा है। लेकिन 75 दिन के स्टॉक से तो काम नहीं चलेगा, और जो हालात हैं वो लगातार देखे ही जा रहे हैं। अब क्या कदम ऐसे में भारत उठाएगा ये देखना जरूर रहेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।